बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी मोहम्मद इरफान अनवर, योर केमिस्ट्री टीचर। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टेस्ट नंबर 18 पढ़ना है, डिस्कस करना है, जो कि एमडीकैट केमिस्ट्री में यूएचएस टॉपिक 3 जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है, ट्रांजिशन एलिमेंट से एसोसिएटेड है, उसकी बात करनी है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त टेस्ट आप लोगों के सामने है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 51, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एमडीकैट का टॉपिक है, उसमें हम जानते थे कि स्क्वायर, प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सिस एंड ट्रांस यानी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उसके हवाले से क्वेश्चन किया गया है। अब उसने मुझे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं, मैं उनको देखता हूं। क्वेश्चन है कि कौन सा सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्शन ए में देखता हूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन में एम वो मुझे बता रहा है, उसके साथ A6। तमाम लिगेंड्स एक ही टाइप के हैं, तो जब तमाम लिगेंड्स एक ही टाइप के होंगे तो हमारे पास कोई आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। कम से कम दो डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए, जिसमें वो एक साइड पे हो या आमने सामने हो। बट इवन देन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर, अल्फा ऑप्शन आंसर है। बाकी ऑप्शंस में है, मैं चाहता हूं कि रिवाइज कर दूं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें मैंने एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो किया है आप लोगों के सामने। बेसिकली ये 3D स्ट्रक्चर है, इन द 2 डायमेंशंस ऐसे शो कर रहा हूं। नंबरिंग मैटर करती है, ये जो मैंने नंबरिंग की है बहुत मैटर करती है। दिस इज वेरी मच इंफॉर्मेटिव। 1 2 3 4 5 6 ये सेंट्रल मेटल आयन के गिर्द जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो 6 किस तरह नंबर किए जाएंगे। और फिर उसके बाद इसमें से जो हमारे पास, जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसको हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, वो सिस फॉर्म कौन सी शो करेंगे और ट्रांसफॉर्म में क्या केस होगा, वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। वॉच दिस माय डियर स्टूडेंट। स्ट्रक्चर को देखें, वेरी सिंपल। ट्रांसपोजिशंस कब होती हैं? जब हमारे पास 1 4 आमने सामने 1 4 पोजीशन पे आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट टू ईच अदर हो, यस ट्रांस। या मेरे पास 2 5 केस है, या मेरे पास 3 6 केस है, ये मैंने लिख दिया है। और सिस पोजीशंस के लिए आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आई एम गोना टीच यू इन अ वे कि आप इसको समझ लें। बहुत आसान बात है। आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड पे होने चाहिए ना। अब वो एक साइड के केसेस क्या हो सकते हैं? वॉच दिस। ये देखिए 1 2 पोजीशन आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड पे आ गया, तो दिस इज सिस फॉर्म। इसके अलावा 1 3 पोजीशन है, ये भी एक साइड पे कंसीडर किया जा रहा है, तो ये सिस फॉर्म है। या 2 3 ये एडजेसेंट टू ईच अदर है ना, यस दे आर सिस फॉर्म्स। बिल्कुल इसी तरह 3 4 एडजेसेंट आ जाएंगे, वही सिनेरियो जो 1 2 का था वो 3 4 का था, सिस फॉर्म आ जाएगी। एंड 4 5 ये भी एक सेम पोजीशन में आ जाते हैं। सिमिलरली यू कैन से द 5 6 आल्सो, बट दैट इज अ डिफरेंट केमिस्ट्री। हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो होता है, आई हैव एक्सप्लेन फॉर यू। और सिस फॉर्म कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में होगा, ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि एमडीकैट में इससे रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर आपको दे दे। यहाँ पे तो उसने फार्मूलाए बताए हैं, हमें बड़ा सिंपली पता चल गया कि भाई डिफरेंट ग्रुप्स ही नहीं है, अल्फा ऑप्शन में तमाम लिगेंड्स एक जैसे हैं, तो कोई सिस ट्रांस का सिनेरियो नहीं है। बट इफ अगर वो आप लोगों को डिफरेंट स्ट्रक्चर दे दे, एमडीकैट है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिस इज, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सिस और ट्रांस में, ये डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 51 जो कि पहला क्वेश्चन था, टेस्ट था, इसका आंसर अल्फा है। और बाकियों में हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज वी हैव द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 52 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द आयरन 3 Fe+3 फेरिक आयन की बात कर रहा है। मैंने लेक्चर में भी ब्रीफ किया है और मैंने आपको इससे पहले टेस्ट में भी बताया था कि हमें कम से कम 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर और उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट था, हमारे पास जब कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है तो N+L रूल के तहत पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तब भी हम पहले s से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। सिर्फ इस एक चीज को ध्यान में रख के आप हर तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसको मैंने सॉल्व किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री अगेन। वॉच ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, आयरन 26 होता है एटॉमिक नंबर, मुझे पता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन का 4s2 होती है, 3d6 होता है। ओके, अब उसने मुझे Fe+3 कहा। Fe+3 का मतलब है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे, सबशेल s में से, तो 4s एम्प्टी हो जाएगा। और तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, d में से। अब d में 6 है और बाकी एक निकले से 5 बच जाएंगे। वॉच दिस द कॉन्फ़िगरेशन।
23 electrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d5. अगर आप इसको जहन में रखेंगे यू कैन इजीली सॉल्व दैट. उसने कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी, इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मिसाल के तौर पे वो पूछ सकता है बताएं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डी सब शेल में. एमडी कैट का क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल रिलेटेड है. सो यू हैव टू आंसर दैट. आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट. एंड आई थिंक सो आफ्टर दिस डिस्कशन यू विल बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट द डिस्कशन. सो ठीक है, इसको अगर मैं जहन में रखूं तो कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने लिखी है. मैंने Rn26 से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के जब 23 इलेक्ट्रॉन्स किए तो मेरे पास Sb हो गया और D5 आ गया. तो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास जो लिखी हुई आती है पेपर में, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 53 डियर स्टूडेंट्स. द एलिमेंट विद द आउटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 3d5 4s2 विल बी एक्सपेक्टेड टू. अच्छा 4s2 3d5, आई थिंक सो ये मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है. जी बिल्कुल मैंगनीज 25 की बात कर रहा है. कहता है ए द कलर्ड आयंस. एग्जैक्टली हमारे पास वेकेंट स्पेसेस मौजूद है डी सब शेल में, डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है तो कलर होगा, बिल्कुल होगा. बीटा में कहता है फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. सो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है. वेरी सिंपल रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वी आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दैट. सो अगर मैं चार्ली देखा तो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. इट हैज नथिंग टू डू विद द लो मेल्टिंग पॉइंट. आप जानते हैं अगर मैं एक्सेप्शनल केस जो वेनेडियम का डिस्कस किया गया था, क्योंकि उसमें उसका मेटालिक साइज भी आ जाता है, उसका पैटर्न, उसकी पैकिंग भी आ जाती है. वैसे बाइंडिंग एनर्जी को भी देखें तो इसमें 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसका हाई होगा, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. सो चार्ली ऑप्शन रिलेवेंट है. डेल्टा इज माय आंसर. अल्फा और बीटा ऑप्शन दोनों ठीक है. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 54 उसकी बात करते हैं. पेपर आपके सामने है. The highest oxidation state of the transition metal is given by. Highest oxidation state. अच्छा देख लेते हैं स्टेटमेंट्स. अच्छा उसने कोई एलिमेंट नहीं पूछा, वरना तो मैं आंसर करने लगता. यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट कि आप जानते हैं किसकी होती है. बट एनीवेज कम टू द स्टेट. आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स, हाँ इसके इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स. वेल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात करते हैं, मैंगनीज की बात करते हैं ना. ठीक है अब इसको देखते हैं. उसमें तो S2 फील्ड आ गया. चार्ली कहता है आउटर मोस्ट S प्लस अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स. Sp और D सब शेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तभी तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. एक ऐसे जंप अप करके नेक्स्ट में जाता है तो मैंगनीज जो कि 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स के साथ 5 शो कर रहा होता है, फिर वो S1 और एक नेक्स्ट उसको अनपेयर्ड बना के +7 बिकॉज दिस इज मेटल उसके ऊपर जाता है. ठीक है. और यहाँ पे एक और बात ज़हन में याद रखिएगा, बिल्कुल रिलेटेड आइडिया है. जितनी ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, वो उतना ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा. तो ये भी दो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जो याद रखने हैं. बहरहाल ये बहुत सिंपल सा आंसर था कि हमारे पास S एंड D दोनों सब शेल इन्वॉल्व होते हैं. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं. The type of the structural isomerism which occurs when the counter ion, okay, counter ion जो कि एक आयन है उसके साथ अटैच है, जो कि आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइजेबल आयन. ओके, इज इट सेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मैंने इसकी एग्जांपल से जस्टिफाई की है और इसका आंसर है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. लेक्चर में आपको ब्रीफ किया गया था कि हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होते हैं. ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, उनकी टाइप है. अब इसमें जो उसने कहा कि आयनाइजेबल आयन की डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल लिगेंड के होने की वजह से, जो आयन भी और पोटेंशियल लिगेंड भी है वो जब अपनी जगह चेंज करता है तो उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड आपके लिए मैंने एग्जांपल रखी है. क्वेश्चन नंबर 55 मैंने कंपाउंड दो लिखे हैं. दे आर आइसोमर्स, इनका मोलेक्युलर फार्मूला सेम है. कंपाउंड है विद द सेम मोलेक्युलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. दे आर आइसोमर्स. ओके, वॉच दिस. एक कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, इसके साथ क्लोरीन के दो, इधर देखें ना पहले, दो क्लोरीन के लिगेंड्स हैं और अमीन के 4 हैं, और NO2 आयोनाइजेबल लिगेंड है. गॉट इट. आयोनाइजेबल आयन है, लिगेंड नहीं है, पोटेंशियल लिगेंड है, आयोनाइजेबल आयन है. ओके, अब ये मेरे पास एक क्लोरीन को रिप्लेस करता है तो उसकी जगह पे ये एज अ लिगेंड फंक्शन कर रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो कि आपके सामने प्लेस की गई है. वेरी सिंपल, इसको आप देख सकते हैं. इस एग्जांपल से आपको अंदाजा हुआ होगा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वो टाइप जो कि पोटेंशियल लिगेंड की, जो कि आयोनाइजेबल आयन भी बन जाता है, प्रेजेंस में होती है, उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. सो आई एक्सप्लेन्ड, आंसर इज द अल्फा ऑप्शन. वेरी सिंपल एंड क्लियर, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
और पेपर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं मैंने तमाम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जितनी भी टाइप्स हैं उनकी विद एग्जांपल जस्टिफिकेशन भी दे दी है फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। ओके, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बता रहा है। ओके अच्छा, उसने Q, X, Y and Z अच्छा उसने कुछ नॉमिनेट कर दिया है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम को भी बता रहा है, उसके अंदर लिगेंड्स को भी बता रहा है और फिर आयनाइजेबल आयंस को भी बता रहा है। पूछता क्या है, इनको पूछेगा, आइडेंटिफाई करना चाहेगा कि आर यू अवेयर अबाउट द इंटेग्रिटीज प्रेजेंट इन दैट। आप जानते हैं कि जो यूनिट्स इसमें मौजूद हैं वो क्या हैं। सो वो कहता है विच ऑफ द अबव लेटर डिनोट्स लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन से शो कर रहे हैं। सो वेल माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर आपके सामने है। मैं देखता हूं X इज माय आंसर, क्योंकि वो क्लोरीन जो कि क्लोरो ग्रुप है लिगेंड फंक्शन कर रहा है। और अमीन यस दे X उन दोनों को नॉमिनेट कर रहा है, दे आर लिगेंड्स। अगर मैं Q की बात करता हूं तो सेंट्रल मेटल एटम है। अगर मैं Z की बात करता हूं तो दिस इज आयनाइजेबल आयन। एंड डेफिनेटली अगर मैं Y की बात करता हूं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू टेल मी ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। गॉट इट। तो हमारे पास वो स्टोरी आ जाती है। सो उसका क्वेश्चन था कि वो जानना चाहता है कि लिगेंड्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। बीटा ऑप्शन X, वेरी सिंपल एंड क्लियर, एक्सप्लेन किया सो दैट यू कैन करेक्ट योर आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है डियर स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब इसके आइसोमेरिज्म के ऊपर देखा आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं एमडी कैट में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो जिसमें ऑफ कोर्स हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसकी टाइप है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसकी टाइप है जिसको एक्सप्लेन किया गया था। एंड डेफिनेटली फिर आप लोगों को पता होना चाहिए जो भी मैंने बातें की थी कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या, कोऑर्डिनेशन क्या है। सो ऑल दिस थिंग कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 57 में वो पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ द मेन जो टाइप्स हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हाँ जिसकी दो टाइप्स मैंने बोली, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दोनों। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 4 टाइप्स हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं। ये दोनों प्रिंसिपल टाइप्स हैं, इनकी आगे टाइप्स हैं। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, यू आंसर दैट। सो आंसर इज द चार्ली, बोथ A and B, दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है स्टूडेंट्स आपके सामने। कहता है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है जो कि हमारे टेस्ट के स्टार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था, उसकी बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 58, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्शन ए में कहता है व्हेन द सिमिलर लिगेंड्स ऑक्यूपाई द एडजेसेंट पोजीशंस। अच्छा, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस आइसोमेरिज्म। बिल्कुल ठीक कह रहा है, करेक्ट में बीटा पढ़ते हैं, कहता है व्हेन द सिमिलर लिगेंड ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑपोजिट टू ईच अदर, दिस इज ट्रांस आइसोमेरिज्म। बिल्कुल ठीक कह रहा है, चार्ली इज माय ऑप्शन, बोथ A and B, ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। सिंपल डेफिनेशन सिस एंड ट्रांस की। So it's a good question. Question number 59, dear students. Complexes of the transition elements show color. हाँ हमें पता है dd transition होती है। The color shown by the different elements is due to transition elements जो color show करते हैं किस वजह से होता है, शायद मैंने बोल भी दिए, options देख लें। कि the different number of shells, it does not matter. Absorbance of the same wavelength from the visible light does not matter. किसकी वजह से होती है, एक्साइटेशन किसकी होती है, डी एक्साइटेशन कैसे होती है, किन में होती है, कहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कैसी एनर्जी इमिट करती है। ठीक है ना, तो वो बात करता है, बात अधूरी की है अल्फा और बीटा में, ये आंसर नहीं है। चार्ली में कहता है एनर्जी डिफरेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल्स वेरीज विद द नेचर ऑफ द लिगेंड्स। वेल एनर्जी डिफरेंस ऑफ डी सबशेल की बात कर दी, बिल्कुल ठीक है। अब डिफरेंट कलर्स है ना, डिफरेंट कलर्स क्यों है कि हमारे पास जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स अटैच होंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का इन्फ्लुएंस होगा, उनकी वजह से एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन वेरी करेगी और उसकी वजह से एब्जॉर्बेंस एंड एमिटर्स भी वेरी करेगी, वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, कलर चेंज होंगे। गॉट इट। So Charlie is my answer. Very simple and clear answer. No need to worry about the different type of ligands. इसकी मैंने justification दे दी है। असल एजेंडा इसमें जो पॉइंट था that is डी ट्रांजिशन। ठीक है, और वहां पे ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए कि डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो, फिर भी ट्रांजिशन नहीं होगी। जैसे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हमारी बात करते हैं 2b की, और अगर बिल्कुल वैकेंट हो जैसे 3b की, स्कैंडियम, यक्टियम, लैंथेनम, डी एम्प्टी है, तो फिर भी ट्रांजिशन नहीं होगी। सो उसने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 59 में, दैट इज द चार्ली ऑप्शन। वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 है डियर स्टूडेंट्स, कहता है लिगेंड्स हैविंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन, डोनेट करे फॉर डोनेशन, तो हमारे पास उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द बाइडेंटेट लिगेंड्स। जैसे ऑक्सालेटो, जैसे हाइड्राजीन, गॉट इट।
लिगेंड एक है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर दो डोनेट कर रहे हैं, so उनका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसकी वजह से उसकी बेसिस के ऊपर हम उसको उस लिगेंड को बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाकी जितने भी बाइडेंटेट लिगेंड अटैच होंगे वो जारी बात है अगर वो दो इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड डोनेट कर रहा है तो हमने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच, it is in fact the lone pair donated to the center metal line, that is the coordination number। वो भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे लिगेंड्स की बात की थी बाइडेंटेट लिगेंड्स, और यहाँ पे जो पॉलीडेंटेट लिगेंड की बात की आप जानते हैं इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक लिगेंड डोनेट करता है तो पॉलीडेंटेट लिगेंड है, जनरली हेक्साडेंटेट लिगेंड। सो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, बाइडेंटेट लिगेंड जो दो देता है। क्वेश्चन नंबर 61 डियर स्टूडेंट्स, the formation of ions by the transition elements अच्छा of 3D series is due to ऑप्शन में फर्स्ट द लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एस सब शेल, बिल्कुल ठीक है, यही तो मैं बता रहा हूं, फर्स्ट द लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एस सब शेल, स्टेटमेंट तो ठीक है। देन द लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डी सब शेल, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट एक लाइन को दो ही ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया है, पहले एस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फिर डी से निकलते हैं और आयंस बनते हैं और फिर वो अपने जो भी केमिस्ट्री शो करनी है वो करते हैं। नेक्स्ट में चार्ली बोथ ए एंड बी, दिस इज माय आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 62 है डियर स्टूडेंट्स, जनरल क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां पे 3D की बात नहीं कर रहा, 4D की 5D की 6D की बात नहीं कर, जनरल बात कर रहा है। अल्टीमेट शेल S, पेनल्टीमेट शेल D, सेकंड लास्ट शेल यानी NS होगा तो N-1D होगा, ठीक है ना, 4S है तो 3D होता है, 5S है तो 4D होगा, N-1D, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द वैलेंस शेल इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंटेशन। बहुत खूबसूरत सवाल है, इसमें आप लोगों ने ये पैटर्न भी याद रखना है कि N-1D 1 to 10 एक से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और डेफिनेटली NS1 2 उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी तरतीब का भी ख्याल रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं पैटर्न चेंज कर दूं, अगर मैं इसको पहले लिख देता तो गलत हो जाता। आपने जो अल्फा ऑप्शन है ये मेरा आंसर है, इसको कॉपी करना है, ये आप लोगों की बुक्स में क्लियर लिखा गया है और उसकी रीजन और जस्टिफिकेशन हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 63, the coordination number of the platinum in the complex platinum NH3 is हाइड्रोजन N2H4, हाँ एक लिगेंड है जी, ये कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एक लिगेंड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ओके। कितने ये अटैच हैं, 3 लिगेंड्स अटैच हैं, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है प्लाटिनम को, ठीक है, और बाइडेंटेट लिगेंड है, कितने हैं, 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने डोनेट करेंगे, 6, तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, चार्ली ऑप्शन 6, वेरी सिंपल। वेल डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 64 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन इन K3FeCN6 इज अच्छा, हेक्सासाइनोफिरेट की बात कर रहा है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट की बात कर रहा है। इसे मैंने सॉल्व किया है, मुझे पता है आप लोग जानते हैं, बिफोर द एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आई एम प्रैक्टिसिंग इट, मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने मैंने लिख दिया है, मैंने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख दी। अब इसकी मैं पूरी समरी बयान करता हूं, कुछ भी पूछ ले, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले, मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज पूछ ले, मैं कैसे आंसर करूंगा, वेरी सिंपल, वॉच दिस। K3FeCN6 हम जानते हैं साइनाइड, कितने लिगेंड है, 6, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1। सबसे पहले लिगेंड के चार्ज को कैलकुलेट करना है, मतलब कि ये हमारे पास -1 चार्ज साइनो ग्रुप है ना, माइनस का चार्ज होता है -1, तो ये कितने हैं, 6, तो टोटल चार्ज -6 आ गया जी। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना शो हो रहा है, -3, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -3 चार्ज है, सर मैं इसका आयोनाइजेबल पार्टनर देखूंगा, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज को देखना हो तो उसका कंपैटिबल आयोनाइजेबल पार्टनर देखना होता है कि उस पे क्या चार्ज है। देखें पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, ओके, कितने पोटेशियम अटैच हैं, 3 अटैच हैं, तो इसका मतलब है +3 इसके साथ मैच हुआ, ओवरऑल न्यूट्रल है ना जी। अगर +3 इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -3 चार्ज है, क्लियर हो गया। मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैलकुलेट किया, मैंने लिगेंड्स का चार्ज देखा, मैंने कहा यार अंदर चार्ज -6 है, बाहर -3 है, इसका मतलब है मेटल पे क्या चार्ज होगा, +3। सो +3, द सेम फार्मूला, द फिंगरटिप फार्मूला, द MD-CAT केमिस्ट्री एंड स्टाइल आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। सो उसने जो मुझसे पूछा, जो भी पूछा मैं आंसर कर देता हूं। 64 में वो क्वेश्चन करता है, पेपर आपके सामने है,
कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है जी, हमारे पास +3 आती है आयरन की, अभी यही कैलकुलेट किया, तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। Which of the following transition elements of the 3D series has highest melting point and the boiling point? Well, my dear students, यहां पे अनोमली आई है जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, पहले भी टेस्ट में क्वेश्चन था। मेरी बात सुने, हम जानते हैं जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, हम जानते हैं वन थिंग, अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोली है कि सबसे ज्यादा क्रोमियम की बात करें तो उसमें 6 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है ना, S1 and 3d5G। तो कॉमन सेंस में क्वेश्चन आता है क्रोमियम के केस में, वो 3D सीरीज की बात कर रहा है, 3D में अनोमली है। हमारे पास जो वनेडियम है ना, वनेडियम की पैकिंग इस तरह से है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है क्रोमियम से, लेकिन इसके अंदर जो अक्यूमुलेशन ऑफ द यूनिट्स है वो ज्यादा स्ट्रेंथन है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो वनेडियम आपके पास जो ग्राफ है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ एमडी कैट, जिसमें मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि एनोमली है, मेरा आंसर वनेडियम है। रीजन मैं दे रहा हूं, उसके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है बीटा ऑप्शन, वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following elements are used as catalyst? Very simple statement. Transition elements जो हम पढ़ रहे हैं, they are used as the catalyst. Why they are used as the catalyst? Because they have the empty spaces there. Yes, of course. वो हमने जो same chemistry पढ़ी हुई है. So transition elements, without wasting your precious time, beta is my answer. Question to the next. Which of the following is not a neutral ligand? अब neutral ligand जो होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, लेक्चर में भी डिस्क्रिप्शन आपको मिली होगी डेफिनेटली। हमारे पास लिगेंड क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ओके, नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं। ऐसा मत सोचिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे डोनेट करेगा। नाइट्रोसाइलियम एग्जांपल है, NO+, उसमें ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा। गॉट इट। तो हमारे पास जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं दैट एंड विद ईएम, नाइट्रोसाइलियम। गॉट इट। जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं दे एंड विद द वर्ड ओ, क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, अभी बात की थी। ठीक है, और जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है उनका नाम एज इट इज बोला जाता है, हाइड्रोजन, एक्वा, अमीन, एटसेट्रा। क्लियर है, तो मैं नाम से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। डज नो नीड टू वरी एट ऑल कि मुझे फार्मूला याद नहीं है। आप नाम देखें, उसने लिखा है एक्वा, न्यूट्रल है, कोई ओ नहीं, कोई ईएम नहीं। बीटा में कहता है अमीन, न्यूट्रल है। चार्ली में कहते हैं कार्बोनाइल, न्यूट्रल है। और नाइट्रो, डेल्टा, इट्स नेगेटिव लिगेंड, डेल्टा इज माय आंसर, जो कि न्यूट्रल नहीं है। वेरी सिंपल, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। सिंपल क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 68। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप जानते हैं, मैंगनीज 25 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d5। सो वॉच दिस, देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन है। 25 आर्गॉन 18 एंड देन 20। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। और मैंने आप लोगों को कहा है कि आप एमडी कैट में ट्रांजिशन केमिस्ट्री में सिर्फ 3D सीरीज के ऊपर एम्फसाइज कर लें, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता हो, प्लस इलेक्ट्रॉन निकालने कहां से, पहले S से, और ऐड किस में करते हैं, पहले S में। इन दो चीजों का पता हो, यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट आंसरिंग एवरी क्वेश्चन। अल्फा इज माय आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 69 है, एलिमेंट्स ऑफ द 1B आर कॉल्ड, क्या कहते हैं जी, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को, सिक्का साज धाते, coinage metals, common name है। Very simple, memory based question, beta option. Question number 70. Coordination number and the oxidation state of the chromium in K3Cr। अच्छा, ऑक्सोलेटो लगे हुए हैं 3 R respectively। Once again आप लोगों के लिए मैंने इसको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ किया, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। ये जितनी में मैं डिस्क्रिप्शन करता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द रिवीजन ऑफ द आइडिया, कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो खत्म हो जाए, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। वॉच दिस, ये स्ट्रक्चर लिख लिया है, वही पैटर्न अडॉप्ट करते हैं। +1 है जी, तो इसके ऊपर कंपैटिबल आयन है, जिबल आयन है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, 3 अटैच है, तो +3 है ना, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -3 चार्ज है। ओके, अब मेरे पास पहले तो मैं देखता हूं ऑक्सालेटो, हम जानते हैं बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, और चार्ज क्या है, -2। अच्छा, 3 यूनिट अटैच हैं। उसने जो भी क्वेश्चन किया पहले मैं अपनी केमिस्ट्री मेंटेन कर देता हूं। मैं कहता हूं बाहर -3 है, अंदर -6 होना चाहिए चार्ज, -3 है, मतलब अंदर -6 चार्ज है, बाहर -3 है। अगर -6 के बावजूद बाहर -3 है तो इसका मतलब है मेटल पे +3 चार्ज है। अब मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना, मैं आंसर कर दूंगा। अब उसने जो क्वेश्चन किया था, उसने कोऑर्डिनेशन नंबर से एसोसिएटेड किया था, उसने ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछा था, या जो भी है, मैं आंसर कर रहा हूं।
मेरे पास बाइडेंटेड लिगेंड्स अटैच हैं 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट हो रहे हैं 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। दिस इज द सेम केमिस्ट्री जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस करके आया था। सो ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने बता दी है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी। माय डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट है, ध्यान रखना है। अब मैं ऑप्शंस का आंसर कर दूं, चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है। मैं उस तरतीब को फॉलो करूंगा जो स्टेटमेंट में है। दैट पैटर्न विल बी फॉलोड जो कि स्टेटमेंट में है। उसने पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम लिया, बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसलिए मैं 6, +3 आंसर करूंगा चार्ली ऑप्शन। अगर यहां पे कोई ऐसी ऑप्शन होती +3 एंड (6), अगर मैं गलती से उसको चूज करता तो मेरा सवाल गलत हो जाता, क्योंकि उसमें तरतीब का ख्याल नहीं रखा जाता। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉमन सी चीज है, जहन में रहनी चाहिए, ठीक है। सो बहरहाल यहाँ पे चार्ली आंसर है, बड़ा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 71 है आप लोगों के लिए, पेपर आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन? कौन सा कलरलेस होगा? या एक केस जिसमें डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होगा या टोटल एम्प्टी होगा। अब इस सिनेरियो को देखते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मल, नॉन टिपिकल या टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को ज़हन में रखेंगे। आपको अगर वो कह दे लेट्स सपोज क्रोमियम कह दे और कुछ चार्ज दे दे उसके ऊपर और उसके सारे डी ऑर्बिटल को खाली कर दे, तो भी वो डी ट्रांजिशन नहीं कर सकेगा ना, उसमें कलर नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस कॉन्सेप्ट में एमडी कैट में फॉलो करना है कि डी सबशेल या तो कंप्लीटली फिल्ड होगा या टोटल एम्प्टी होगा, तो वो कलर शो नहीं करेगा क्योंकि डी ट्रांजिशन नहीं होगी। इसको ज़हन में रखें। क्वेश्चन नंबर 71 में अगर मैं देखता हूं, स्कैंडियम +3, वेरी क्लियर आंसर, हम जानते हैं वैसे भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसको भी एम्प्टी कर दिया। +3 का मतलब है ना 21, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एस से भी निकल गए और डी से भी निकल गया इलेक्ट्रॉन, +3 हो गया, तो नो इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल, नो ट्रांजिशन, नो कलर। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, अमंग द फॉलोइंग आयंस which one has the maximum stable electronic configuration? Well, dear students, you know the most stable electronic configuration is when the orbitals are completely filled and then half filled and then irregularly filled. सबसे ज्यादा स्टेबल पूछा है, देख लेते हैं किसकी बात करता है। अच्छा, टाइटेनियम प्लस की बात कर रहा है। यहाँ पे तो सिनेरियो हमारे पास एस में आ गया ना, एस में से नहीं, वनेडियम प्लस में नहीं, आयरन प्लस में से एस है, उसमें भी इरेगुलरली फिल्ड है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। कॉपर +1, क्या होती है न्यूट्रल कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 3d10 d10 कंप्लीटली फिल्ड एंड 4s1, कॉपर +1 कर दिया तो एक जो कंफ्यूजन थी कि हमारे पास s हाफ फिल्ड है वो भी खत्म होगी। अब जितने भी ऑर्बिटल हैं दे आर कंप्लीटली फिल्ड, दे आर द मोस्ट स्टेबल, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट स्टेबल है, ठीक हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। और कॉन्फ़िगरेशन पेपर में आपके लिए लिख भी दी गई है, बड़ा सादा सा सवाल है, इसको डिस्कस किया है अगेन एंड अगेन, कुछ भी पूछ सकते हैं इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 73 है, द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द टाइटेनियम। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, हमारे पास बुक में टेबल भी बना हुआ है। एक चीज तो हम जानते हैं, वो क्या, कि तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली शो करते हैं, क्लियर है। दूसरी चीज हम जानते हैं कि 3D ट्रांजिशन सीरीज में मैंगनीज, आयरन और कॉपर, मैंगनीज, आयरन और कॉपर, ये 3 एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +2 सारे कॉमनली शो करते हैं। और टाइटेनियम 22 है, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं, आपके पास +-2 ऑफ कोर्स +2 बिकॉज दिस इज मेटल, पॉजिटिव चार्ज होगा। +3 एंड +4 मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती हैं। सो अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूं तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। यू कैन कैलकुलेट कि जहां जहां पे जितने पॉसिबल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो 22 का पैटर्न आप एडजस्ट करने, आपके पास मैक्सिमम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, क्लियर है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 74 है, द एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो बाय द क्रोमियम एंड कॉपर। हम जानते हैं कि कॉपर एंड क्रोमियम एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, क्यों? ऑर्बिटल स्टेबिलिटी के पैटर्न में हाफ फिल्ड करने के लिए या कॉपर में कंप्लीटली फिल्ड ही करने के लिए, दैट्स व्हाई। बड़ी सिंपल केमिस्ट्री है, उसी को उसने क्वेश्चन बना के पूछ लिया। द सेम कॉन्सेप्ट, यू मस्ट बी वेरी मच फेमिलियर अबाउट दैट। कहते हैं कलर ऑफ आयंस ऑफ दीस मेटल्स नथिंग टू डू विद द कलर। बीटा में कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स, नहीं।
चार्ली में कहता है स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज माय आंसर चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल वेरी क्लियर आंसर कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम फैमिली या कॉपर फैमिली में एबनॉर्मल इसलिए आती है कि हमारे पास डी सबशेल की स्टेबिलिटी का सिनेरियो होता है, D10 होता है या D5 होता है। क्लियर हो गया, तो ये बात ध्यान रखनी है। चार्ली इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, पेपर आपके सामने है। द ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन इन MnCl4, अच्छा Cl4 आ गया, कितने लिगेंड्स हैं? 4। जब 4 लिगेंड्स अटैच होंगे तो ज्योमेट्री हमारे पास या तो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी, हिब्रिडाइजेशन या sp3 होगी या dsp2 होगी। अब मैं कैसे जज करूंगा? पहला पैटर्न यू कैन मेमोराइज, यू कैन क्रैम द डाटा कि हमारे पास बुक में मैंगनीज Cl4 लगा हुआ है, sp3 या टेट्राहेड्रल है, ठीक है मैं आंसर कर दूंगा। बट यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली कॉपर, कोबाल्ट और निकल, अगर इनके साथ 4 लिगेंड्स अटैच हों तो वो स्क्वायर प्लेनर मोड में जाते हैं। इसके अलावा किसी भी ट्रांजिशन मेटल के साथ आमतौर पर यूजुअली अगर 4 लिगेंड्स अटैच हों तो दे शो द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद sp3 हिब्रिडाइजेशन। तो मैंगनीज उसने टेट्राक्लोरोमैंगनीज की बात की है, तो दैट इज माय अल्फा ऑप्शन, sp3 हिब्रिडाइजेशन, वेरी सिंपल एंड क्लियर, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 76 है, in which of the following pair of the ions one has outer vacant 3d subshell। अच्छा, कहते हैं मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बता रहा हूं, आयंस बता रहा है वो, जिसमें पहला जो है ना उसमें d सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट d सबशेल, ओके, एंड अदर हैज आउटर 3d 10 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में d10 है। अभी देख लेते हैं, वेरी सिंपल आंसर। अगर मैं अल्फा का देखता हूं तो नहीं, क्रोमियम +3 में नहीं है, उसमें d में है इलेक्ट्रॉन्स और +3 में। द सुटेबल मोस्ट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, स्कैंडियम +3, स्कैंडियम 21 है, स्कैंडियम न्यूट्रल 21 है। स्कैंडियम +3 का मतलब है कि S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और D में जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, +3 चार्ज आ गया, वेकेंट D सबशेल, पहले में वेकेंट आ गया। और दूसरे में जिंक +2, क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल जिंक की? 4s2 3d10 होती है ना, तो उसमें से +2 का मतलब है कि S सबशेल में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और D10 है, D कंप्लीटली फिल्ड है। सो माय आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। बड़ा खूबसूरत सवाल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थोड़ी सी वर्किंग, मेंटल जॉगिंग, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 इज इक्वल टू दैट ऑफ, क्या पूछ रहा है? पहले तो मैं कैलकुलेट करता हूं ना कि नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स, Fe+2 आयन में d इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 77 है आपके सामने। Fe वैसे तो हम जानते हैं आयरन 26 होता है, 4s2 3d6, अच्छा Fe+2 का मतलब है S के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये एम्प्टी हो गया, ठीक है। बाकी d सबशेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 6। अच्छा, आगे उसने जो मुझे ऑप्शंस दी थी उनमें से आंसर मैंने जो चूज किया था वो मैं आंसर कर देता हूं। अल्फा ऑप्शन था कि p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, नियॉन नोबल गैस, वैलेंस शेल में सारा ऑक्टेट पूरा है ना इसका, तो सबशेल p में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर उसका तमाम का तमाम जो p सबशेल है जिसमें px py pz ऑर्बिटल्स हैं कंप्लीटली फील्ड है। 3 सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों फील्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी सिंपल। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 6 इलेक्ट्रॉन नियॉन के p सबशेल में होंगे, वही वो पूछना चाह रहा है जिसको मैंने जस्टिफाई कर दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको मोड का पता लगा कि सिंपलेस्ट डाटा को वो किस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन करेगा। दिस इज MTCAT एंड दिस इज द वेरी सिंपल एंड द ट्रिकी स्टाइल ऑफ द MTCAT, जिसमें यू मस्ट गेट द कॉन्फिडेंस दैट यू विल बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन, थोड़ा सा सोच के आंसर करना है। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, व्हिच पेयर ऑफ द कंपाउंड हैज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। हम कंपाउंड देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैलकुलेट करना आता है ना, हमें आता है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, हम जानते हैं सर, चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। हम कंपैटिबल पार्टनर्स को देखते हैं और उसको देखते हुए उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ले आते हैं। उसने कहा कि वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें आयरन के ऊपर दो जो कंपाउंड दिए गए हैं ना दोनों में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अगर मैं अल्फा को देखता हूं तो FeSO4 फेरस सल्फेट में +2 है, FeCl3 में Fe पे +3, तो ये तो नहीं है। बीटा ऑप्शन देखते हैं तो FeSO4 में +2 है एंड FeCl2 में भी आयरन पे +2 है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। इन दोनों में आयरन पे +2 चार्ज है। मैं बाकी ऑप्शंस भी देखता हूं।
चार्ली में फेरिक सल्फेट पे +3 और फेरस सल्फेट पे +2 एफ वेरी कर जाएगा। डेल्टा में FeCl2 पे +2 एंड FeCl3 पे +3 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर कि हमारे पास जो फेरस सल्फेट है और फेरस क्लोराइड है इनके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से एसोसिएटेड है। कहता है द IUPAC नेम ऑफ द, अच्छा COB और डिफरेंट लिगेंड्स दे दिए। अब आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स हैं तमाम के, तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, उनका नंबर लिखेंगे। और जो डाइट्राई टेट्रा है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में शामिल नहीं होता है, आपने उसका नाम कंसीडर करना होता है। ओके, हमने पॉजिटिव यूनिट को पहले लिखना होता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है चाहे सिंपल लाइन है, नेगेटिव को बाद में लिखना होता है। गॉट इट। अगर हमारे पास मेटल जो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जिस पे पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज नहीं, तो उस मेटल का नाम एज इट इज लिखा जाएगा। अगर मेटल लाइन उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जिसमें नेगेटिव चार्ज है तो हम 8 ऐड कर देंगे, कोबाल्ट 8, कॉपरेट एटसेट्रा। तमाम मैं रिवाइज कर रहा हूँ फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन रिवाइज इन योर माइंड। फिर उसके बाद हमारे पास हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है स्मॉल लेटर्स में, रोमन में। वो सारी बातें ज़हन में रखते हुए नाम करते हैं इसको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस कंपाउंड को देखता हूँ तो इसका जो नाम है क्वेश्चन नंबर 79 में मैं टेट्रामीन लिखूंगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर एक्वा क्योंकि वाटर भी ए से स्टार्ट हो रहा है, अमीन का एम पहले आता है क्यू बाद में आता है, तो टेट्रामीन अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले, देन एक्वा एक ही है तो एक ही बोलूंगा ना, उसके बाद ब्रोमो एग्जैक्टली और कोबाल्ट। वेल कोबाल्ट 8 नहीं बोल रहा, कोबाल्ट इसलिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो तो हम मेटल का नाम एज इट इज लिखते हैं। क्लियर हो गया। और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखता हूं तो माय डियर स्टूडेंट्स बाहर में नाइट्रेट लगा हुआ है, मेरे पास यूनिट आता है cobalt 3 nitrate. So alpha option is my answer. Very simple and clear. तमाम नोमेनक्लेचर को रिवाइज किया गया, अपने ज़हन में रखें और इसके मुताबिक आंसर करें। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कॉमनली शो विच टाइप ऑफ द ज्योमेट्री। बड़ा खूबसूरत सवाल है। कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करते हैं? +6। अच्छा, इसका मतलब है 6 D2sp3 हिब्रिडाइजेशन। मैं इसी सवाल को 3 मुख्तलिफ अंदाज में बना के पेश करता हूं। ट्रांजिशन मेटल्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +6 शो करते हैं। कॉमन मतलब वैसे तो कॉमन साम में +2 लाजमी होती है, लेकिन नॉर्मली जो एग्जिस्ट करते हैं ना कंपाउंड्स की फॉर्म में, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होती हैं। उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, उनमें हिब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है। ये तीनों चीजें याद रखें। उसके ऊपर आंसर है चार्ली ऑप्शन, ऑक्टाहेड्रल। वेरी सिंपल, बुक की लाइन है आपकी, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयन इज कलरलेस। आ गया वही सवाल, कौन सा कलरलेस सर? जिसमें एम्प्टी या टोटल डी सब शेल वेकेंट होगा या कंप्लीटली फिल्ड होगा, जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ द डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? 0 है, पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, टाइटेनियम +3 की बात करते हैं, कॉपर +2 की बात करनी नहीं, यहाँ पे आ जाता है कॉपर +2 में ट्रांजिशन पॉसिबल। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है। बीटा ऑप्शन टाइटेनियम +4 22 दोनों S भी निकल गए और D भी चला गया एम्प्टी। यस दिस इज पॉसिबल, यस दिस इज आंसर। टाइटेनियम +3 में तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसमें 22 है ना। अच्छा, बीटा में ये कलरलेस हो जाएगा। कॉपर +1 डी कंप्लीटली फिल्ड है। दिस इज माय आंसर, बीटा ऑप्शन। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं? मैंने किस बेसिस के ऊपर, अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन आती होगी, अगर मुझे इनके एटॉमिक नंबर आते होंगे, अगर मुझे सेंस होगी कि मैंने इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकालने हैं, और फिर मैं आयंस के मुताबिक वो एडजस्ट करके ये कॉन्सेप्ट आता होगा कि डी कंप्लीटली फिल्ड है या एम्प्टी है, तो फिर वो कलरलेस होगा, तो मैं आंसर कर सकता हूं। अब देखें मैंने बीटा ऑप्शन को चूज किया है। यहां पे वो जो हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक सिंपल वर्ड बोल देते हैं कि 2b और 3b आर कलरलेस बिकॉज दे डू नॉट शो कलर, उसकी गेम से हट के एलिमेंट्स बोले गए हैं। इसने टाइटेनियम और कॉपर की बात की है जहां पे कलर्स होते हैं, लेकिन यहां पे जो कॉन्सेप्ट ऑपरेटिव हुआ है, आई एम टेलिंग यू अगेन, वो डी कंप्लीटली फील्ड या एम्प्टी फील्ड है। ठीक है, उसका हुआ है। डी ट्रांजिशन नहीं हो रही, कोई कलर नहीं हो रहा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। आई एम पुटिंग माय एनर्जी ऑन दिस वर्ड्स फॉर यू पीपल, यू हैव टू फोकस ऑन। क्वेश्चन नंबर 82, which of the following electronic structure refers to the transition elements? Very simple question. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिए, आपको मैं मोड बताने के लिए व्हाइट बोर्ड पे लेके चलो। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड क्वेश्चन नंबर 82। मैंने अपना जो आंसर चूज किया है
उसको मैंने ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे हैं, उसने मुझे डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट बताया ना कि पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में सो ऑन, जो भी बताया है मैंने क्या किया कि उनको जमा करके कैलकुलेट किया। तो मुझे पता चल गया ना कि एटॉमिक नंबर 21 से अबव गेम, मतलब 20 से अबव गेम चली गई है, 21 पे आ गई है, तो इसका मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज स्टार्ट होगी, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22 एटसेट्रा। क्लियर है? सो ये जब मैंने कैलकुलेट किया 8 और 2 10 और मतलब 12 टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो फिर मेरे पास जब 22 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो टाइटेनियम 22 की बात कर रहा है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। आई हैव आंसर्ड दैट इन अ वेरी सिंपल वे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बीटा है, वेरी सिंपल एंड क्लियर, और मोड बता दिया मैंने कैसे सिलेक्ट किया है। कंफ्यूज नहीं होना, अगर बनाना नहीं, कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं शुरू हो जाना, पहले तमाम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेना है। आपको जब पता चल जाएगा कि 20 से ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो भाई अब डी सब शेल की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट है। क्लियर है? बीटा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द पी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्रोमियम इन क्रोमियम, अच्छा हेक्साको, ठीक है, +3, ओके। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड क्वेश्चन नंबर 83 आई सॉल्व फॉर यू अगेन, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर आ जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी है। वॉच दिस। क्वेश्चन नंबर 83 में मैंने क्रोमियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अच्छा, मैं जानता हूं कि क्रोमियम मतलब स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम 24, कितने इलेक्ट्रॉन? 24 +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। सर +3 आपने कैसे निकाला? आप स्ट्रक्चर देखें, आप हेक्सा को देख रहे हैं, वो न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है और क्रोमियम के साथ अटैच है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +3 चार्ज है। इसका मतलब है जो भी चार्ज है वो क्रोमियम का चार्ज है, क्योंकि लिगेंड पे तो कोई चार्ज नहीं, तो मैंने सिंपल क्रोमियम +3 कह दिया। अब जब मैंने क्रोमियम +3 मेटल का चार्ज आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करूंगा। क्रोमियम +3 का मतलब है 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब देखें, सॉरी, हमारे पास वो जो S1 भी निकल गया, ऑफ कोर्स डी में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यस 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए क्रोमियम +3। वॉच दिस। तो मैं जब फिलिंग करता हूं उसके इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखें 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, देन 3s2, ठीक है जी, हमारे पास 12 हो गया, 18 हो गए 3p6 में, और बाकी 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना। क्रोमियम नॉर्मल 24 होता है, क्रोमियम +3 में से जो 24 से 21 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो मैं डी में लिख देता हूं, तो 3d3। This is the configuration in front of you. You can easily answer these kind of the question. I try to explain every question in the very simple way कि जिस तरह स्टूडेंट को आंसर करना चाहिए, जिस तरह सोच के आंसर करना चाहिए, इसको जहन में रखिएगा। क्लियर है? It will be extraordinary helpful for you. So question number 83 का जो, अच्छा उसने पता क्या पूछा था? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। उसने कहा था बताओ भी पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वॉच दिस। जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो फिर मैंने देखा कि 2px में मतलब 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है। उसने मुझसे जो क्वेश्चन किया है वेरी ब्यूटीफुल, उसने क्या बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन में p सब शेल में, जितने भी p सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 + 6 मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये सवाल मुख्तलिफ अंदाज में पूछ सकता था, वो ये भी पूछ सकता था बताएं एस सब शेल में, जितने भी एस सब शेल हैं कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप काउंट करके बता देते। उसने पी में से पूछा तो मेरा आंसर इज द 12 इलेक्ट्रॉन। सो आंसर इज द अल्फा ऑप्शन, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 84 है जी, पेपर आपके सामने। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल इज, क्या होता है निकल? 28 होता है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? आर्गॉन 18, 4s2 20 हो गए। अब d8 कर देंगे हम, 3d8 कर देंगे ना। सो इसको देखते हैं। Alpha option is my answer. Very simple memory based question. Question number 85, आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। Which of the following does not match? Does not match. Okay. 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल ठीक है। हिब्रिडाइजेशन अगर मैं पूछूं तो आपको पता होना चाहिए D2sp3, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोल रहा है तो हिब्रिडाइजेशन sp3, अगर 4 के साथ स्क्वायर प्लेनर बोल रहा है तो dsp2, ठीक है, पता होना चाहिए। सारे मैच कर रहे हैं। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर लीनियर sp हिब्रिडाइजेशन है, एंड 5 कोऑर्डिनेशन नंबर ट्राइगोनल होता है। ये गलत कह रहा है, डेल्टा इज माय आंसर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है विद 5 कोऑर्डिनेशन नंबर विद द 5 लिगेंड्स अटैच्ड। तो स्क्वायर प्लेनर कह रहा है, ये गलत कह रहा है। स्क्वायर प्लेनर तो हमारे पास dsp2 हिब्रिडाइजेशन होती है, तो ये डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। तो ये उसने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, सो डेल्टा डज नॉट मैच। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट। आई होप कि इस टेस्ट में आप लोगों ने अपने अपने जो कॉन्सेप्ट हैं ट्रांजिशन केमिस्ट्री एसोसिएटेड उनको रिवाइज किया होगा, मजीद लर्निंग की होगी, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।